आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रभाकर विक्रम सिंह एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने जो है आपदा प्रबंधन का इस चैनल के माध्यम से ट्रेनिंग देने का जो उद्देश्य है वो मुझे लगता है कि जल्द पूरा होगा, क्योंकि लोगों का, मेरे साथियों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे बड़ा बेहतर फील हो रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। फ़र्स्ट एड सीरीज़ हम कर रहे थे। फ़र्स्ट एड सीरीज़ में बेसिक फ़र्स्ट एड जो है हमने पिछली वीडियो में उसको कंप्लीट कर दिया था, CDR-ABC। तो एक कॉमन वीडियो उन सब का मिला जुला संयुक्त रूप जो है मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। तो ऐसा है कि एक बार सभी वीडियोस देख करके आप ये कॉमन वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको थोड़ा सा बेहतर फील होगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सी के बारे में। सी में था कि कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को कॉल करना है। एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एम्बुलेंस का नंबर पता हो, उसके बाद जो है सुनिश्चित करना है, कंफर्म करना है कि आपका नंबर जो है वो सही मिला भी है कि नहीं मिला है। उसके बाद फिर वेन्यू, जगह जो थी कि दुर्घटना कहाँ पर हुई है वो अच्छे तरीके से अपने लोकेशन अच्छे तरीके से सेंड करनी है। उसके बाद है नंबर ऑफ कैजुअलिटी। नंबर ऑफ कैजुअलिटी मतलब कि दुर्घटना जो हुई है उस दुर्घटना में पीड़ित लोगों की संख्या कितनी है, कि जिन लोगों को अस्पताल या बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद है सिचुएशन ऑफ कैजुअलिटी, उन जो कैजुअलिटी उस डिज़ास्टर में पीड़ित हुई है, जिनको कोई भी दिक्कत है, तो उनकी अभी वर्तमान में क्या स्थिति है जिस समय आप एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हो। क्योंकि सिचुएशन बताने से क्या फ़ायदा मिलेगा वो मैंने आपको बताया था। अगर आप सिचुएशन बताएंगे तो उसी जैसी सिचुएशन कैजुअलिटियों की है उसी तरीके की एम्बुलेंस आपको मुहैया करवा दी जाएगी। उसके बाद जैसे इसमें बताया था कि BLS, जैसे बताया था सिंपल एम्बुलेंस है, उसके बाद है BLS है, ALS है, एयर एम्बुलेंस है, जो है ट्रेन एम्बुलेंस है, बस एम्बुलेंस है, बोट एम्बुलेंस है, बाइक एम्बुलेंस है। तो इस तरीके से इसमें ये अलग अलग टाइप की एम्बुलेंस आपको मिल सकती है। उसके बाद हमने बात की थी डेंजर के बारे में। डेंजर माने खतरा या ख़तरनाक। तो उसमें डेंजर में क्या करना था, जो दूसरा स्टेप था उसमें या तो आप खतरे से कैजुअलिटी को अलग कर देंगे या कैजुअलिटी को खतरे से अलग कर देंगे। यानी कि मेन पर्पज़, मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि आप खतरे को और कैजुअलिटी को एक दूसरे से अलग कर दें, ताकि जो दुर्घटना के बाद जो संभावित जो दुर्घटना है या एक आपदा के बाद होने वाली संभावित आपदा है उससे बचा जा सके, कैजुअलिटी को बचाया जा सके। उसके बाद हमने बात की थी आर माने रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, कि जब तक हम कैजुअलिटी की प्रतिक्रिया नहीं लेंगे, उसका रिस्पॉन्स नहीं जानेंगे कि उसको इंटरनल कोई दिक्कत है, एक्सटर्नल कोई दिक्कत है, उसको मानसिक रूप से कोई परेशानी है या शारीरिक रूप से कोई परेशानी है, तो उसके बाद उसका हम फर्स्ट एड नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो रिस्पॉन्स किन किन तरीक़ों से लिया जा सकता है। रिस्पॉन्स जो है जैसे उसी रोगी से पूछ करके, बाय आस्क द पेशेंट, रोगी से पूछ करके, पीड़ित से पूछ करके, भाई साहब, बहन जी, जिस भी तरीके से मतलब आप बात करते हैं अच्छे तरीके से, सलीके से, अदब से आप बात करेंगे कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आप फील कर रहे हैं, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूं। तो इस तरीके से। वैसे डॉक्टर भी पूछता है पेशेंट से। मैंने एक वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आपको पेट में दर्द है तो डॉक्टर आपसे पूछता है पेट में दर्द होता है, कितना होता है, किस समय होता है, आपने कल क्या खाया पिया था, क्या काम करते हो, कोई वज़न वाला तो नहीं काम करते हो। तो इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो पहला ये था तरीका रिस्पॉन्स लेने का। दूसरा है बाय आस्किंग द बाय स्टैंडर्ड्स। तो बताया था भीड़ से पूछ करके। तो भीड़ से कैसे पूछा जा सकता है, अगर कोई दुर्घटना पब्लिक प्लेस पर हुई है, पब्लिक प्लेस माने कोई स्कूल है, कॉलेज है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, मंदिर है, मस्जिद है, कोई चौक चौराहा है, कोई मार्केट है, इस तरीके से वहाँ पर कोई हादसा हुआ, वहाँ पर 2 4 5 10 20 50 लोग खड़े हैं, वहाँ पर देखने वाले जो तमाशगीर लोग हैं, तो उनसे आप कैजुअलिटी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो लोग फ्रंट पे खड़े हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई ना कुछ उस कैजुअलिटी के बारे में कोई ना कोई जो प्रत्यक्षदर्शी है वो सूचना देगा। अगर प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तो कुछ ना कुछ वो जानकारी देगा जब से वो वहाँ पर खड़े हैं।
ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया था, ये विस्तार से आपको बताया गया था। तो उसके बाद है अगर ऐसी सिचुएशन है कि कैजुअल्टी होश में नहीं है और ना ही कैजुअल्टी के बारे में बताने वाला कोई उसका संबंधी या कोई दूसरा साथी वहाँ पर भीड़ भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, साइन और सिम्टम का जो मैंने बताया था, साइन और सिम्टम देखेंगे, लक्षण और चिन्ह देखेंगे कि उसकी बॉडी का कलर कैसा है, उसके हाथ पांव मुड़े हुए हैं, उसको उल्टियाँ आ रही है, उसके पास में कोई हथियार औजार पड़ा है, उसको गोली लगी है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, इस तरीके से जो है उसके साइन सिम्टम देख करके, बाय लुकिंग साइन एंड सिम्टम्स। तो इस तरीके से लक्षण और चिन्ह देख करके आप किसी कैजुअल्टी की जो है वो फर्स्ट एड स्टार्ट कर सकते हैं, उसको बेहतर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवा सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ए माने एयरवेज। तो किसी भी दुर्घटना में किसी भी कैजुअल्टी का गला जो हमारा ट्रैके होता है ये बंद होने की संभावनाएं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बताया था कैसे कैसे हो सकते हैं, कोई चीज़ वो खा पी रहा था, धूल मिट्टी कंकर पत्थर, या दांत टूटने से, जीभ पलटने से, जबड़ा टूटने से, क्लोटिंग, ब्लड की क्लोटिंग होने से बंद हो सकता है। तो उसको क्लियर कैसे करना होता है, बंदा सीधा लेटा है या बैठा है हाफ सीटिंग में, उसको थोड़ा मुंह को तिरछा करेंगे तो उंगली से उसको जो भी दिखाई दे रहा है उसको बाहर निकाल देंगे। उसके बाद हमने बात की थी ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग माने जो उसकी श्वास क्रिया है, उसका श्वास जो है एयरवेज तो हमने चेक कर लिया कि उसका जो ट्रैकिया है कोई उसमें कुछ फंसा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ब्रीदिंग भी चेक करेंगे, अगर रास्ता क्लियर है तो सांस उसका प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रॉपर होगा तो किन किन तरीक़ों से हम उसका जो सांस है वो चेक कर सकते हैं। ये एक फार्मूला मैंने बताया था LLF। LLF का मतलब है लुक, लिसन एंड फील। देख करके, सुन करके और महसूस करके। देख सकते हैं उसका पेट देख करके, लिसन सुन करके उसकी सांस सुन सकते हैं, फील करके जैसे नाक के नीचे उंगली लगा करके वो कर सकते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने जो है सारा का सारा जो है ये इसका गोल्डन जो रूल है ये पूरा विस्तार से मैंने बताया था, एक एक चीज़ आपको डिफ़ाइन की थी। तो दूसरा मैंने बताया था किसी एक कांच के टुकड़े से कैसे किया जा सकता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो कोई कांच का टुकड़ा आपको वहाँ पर मिलेगा, या कोई आपके पास चश्मा है, ऐनक है, आपके पास घड़ी है, कलाई घड़ी है, और या उसके अलावा मोबाइल है और मोबाइल के ऊपर एक ग्लास गार्ड लगा होता है तो वो भी कांच ही होता है। तो उसको नाक के नीचे रखेंगे तो मॉइस्चर होगा, भाप लगेगी और धुंधला हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है उसका सांस नॉर्मल, इबनॉर्मल या वो जिंदा है कि मर गया ऐसे पता लगा सकते हैं। तो लास्ट में जो हमारा था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में क्या बताया था कि दोनों ही जैसे ब्रीदिंग और जो है ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इनका एक रिदम होता है आपस में। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पिछली वीडियो में बताया था कि एक व्यक्ति 15 से 20 बार जो नॉर्मल होता है वो सांस लेता है, 15 से 20 बार वो सांस लेता है। और एक नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट बीट कितनी होती है, हार्ट बीट का मैं बता देता हूँ। रिदम क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई 4 कर लो आप, इसको भी मल्टीप्लाई 4 कर लो तो आपका ये आंसर यहाँ से निकल आएगा। 60 से जो है 80 एक स्वस्थ व्यक्ति का हार्ट बीट होता है। जो हार्ट हमारा धड़कता है तो इतना होता है 60 से 80 बार। वैसे एवरेज 72 टाइम भी बोला जाता है, लेकिन वो भी ये 72 टाइम जो है 60 से 80 के बीच में ही है, इसके दरमियान ही ये है। तो जैसे 15 से 20 बार वो व्यक्ति सांस लेता है, अगर वो 15 से 20 बार वो सांस लेगा तो लगभग जब वो सांस ले, कोई भी एक व्यक्ति एक सांस लेता है तो लगभग 4 से 5 बार हमारा हार्ट बीट कर जाता है। तो ये कम्बिनेशन इसका जो है सर्कुलेशन, ये ब्रीदिंग का और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का, हार्ट का और फेफड़ों का, ये एक रिदम होता है, बड़ा अच्छा है। तो इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में बताया था कि जैसे उसका अगर सांस चल रही है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन भी चलता हुआ मिलेगा आपको कुछ देर तक। अगर कोई दिक्कत है तो, और दोनों में से अगर एक भी सिस्टम बंद हो जाता है, अगर उस व्यक्ति को सांस नहीं मिल पा रही तो कुछ देर के बाद उसका हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। अगर उसका हार्ट अरेस्ट हुआ है, जैसे कार्डियक अरेस्ट जिसको बोलते हैं, हार्ट उसका फेल हो गया, अगर उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो कुछ देर के बाद वो सांस लेना भी बंद कर देगा। इसलिए दोनों जो ऑर्गन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड चेक करना ज़रूरी है कि उसका जो सर्कुलेशन ब्लड है वो सही दुरुस्त है कि नहीं है। तो वो कहाँ से करेंगे, तो मैंने एक पिक्चर के एक स्केच के माध्यम से आपको बताया भी था कि 14 जगह से हम हमारा हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, परंतु दुर्घटना के समय कहाँ से करेंगे, ये कैरोटिड पल्स से करेंगे। ये कैरोटिड पल्स से ही करेंगे, चाहे वो बीमार है, होश में नहीं है,
बेहोश है या किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से गले के दोनों तरफ से ही जो है हार्ट बीट चेक करेंगे। और इसमें एक समस्या भी मैंने बताई थी, अगर व्यक्ति जैसे बेहोश है या होश में नहीं है, कम होश में है और सस्पेंसिव है, आपको ऐसा शक है, आशंका है कि दोनों तरफ से मैं यदि इसको दबा दूं तो कभी इसकी जान ना चली जाए, इसको सांस लेने में ना दिक्कत आ जाए, इसका जो गला, मैं इसका गला ना घोट दूं, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान से करेंगे आप। अगर ऐसी समस्या है तो एक तरफ से कर लो, राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से, ये भी आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो इस प्रकार से जो है आपदा प्रबंधन की जो फर्स्ट एड सीरीज़ है उसमें बेसिक फर्स्ट एड का जो इसको बोलते हैं फर्स्ट एड में गोल्डन रूल, इसको बोलते हैं CDR-ABC को गोल्डन रूल। अगर ये आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दो, सीखते हुए हमने 5 वीडियो में इसको आपको बताने की कोशिश की, 10 में की, जितनी भी वीडियो बनी तो वो सब आपके सामने हैं। तो लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वास्तविक जीवन में, अगर कोई दुर्घटना होती है तो वास्तविक जीवन में जब आप किसी के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चंद सेकंडों का काम होगा, कुछ सेकंड का काम होगा। ये फटाफट से आप क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। अगर कोई दूसरा, आप अकेले हो तो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे सबसे पहले। अगर कोई दूसरा साथी आपके पास है और आपको फर्स्ट एड आती है तो आप उसको, या कैजुअल्टी के साथ भी कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, तो उसको बोलेंगे आप ये लो साथी, ये एम्बुलेंस का नंबर है, और फटाफट से उसको सारी जानकारी जो है ये सारी जानकारी दे दो। उसके बाद उसको, जैसे सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ है तो सड़क से उसको उठाएंगे, पेड़ की छाया, छप्पर, साइड, बस मतलब रोड के साइड में उसको लेकर के जाएंगे। या कोई दूसरे खतरे वाली जगह, जैसे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक में कोई बिल्डिंग थोड़ी आधी अधूरी गिरी है और थोड़ी सी वो मतलब कोलैप्स होने वाली है, तो वहाँ से भी उसको उठा करके दूर लेकर के चले जाएंगे किसी खुले स्थान पर। क्योंकि जब भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है किसी भी जैसे भूकंप की वजह से, तो उसका मलबा अगर वो बिखर के गिरती है, मलबे में तब्दील होती है, तो लगभग 1.5 गुना दूरी तक उसका मलबा जो है वो बिखर के जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि फटाफट से उसके डेंजर से अलग कर देना चाहिए कैजुअल्टी को। रिस्पॉन्स था, जैसे रिस्पॉन्स कैसे लेते हैं तो वो आपको पता है। एयरवेज कैसे चेक करते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं, क्यों चेक करते हैं, ब्रीदिंग का लुब्रिकेशन फील से, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ से चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स से चेक करते हैं। तो इसी के साथ आपका हार्दिक धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।